अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे ख़वातीन पर तशद्दुद और हरासमेंट के वाक़यात आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी तफसील हम आपके साथ अपने प्रोग्राम्स में भी शेयर करते हैं और आए रोज़ हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात अब रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। कल भी हमारे प्रोग्राम में ASP साहिबा मौजूद थी, उनसे भी हमने तमाम मामला डिस्कस किए थे कि ख़वातीन पर अगर तशद्दुद होता है और हरासमेंट के वाक़यात होते हैं तो फिर उसको कहाँ पर रिपोर्ट कर सकती हैं, अपनी कंप्लेन कहाँ पर दर्ज करा सकती हैं। ऐसे एक अफसोसनाक वाकया है जो कि कल भी पेश आया है, जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मारूफ एंकर हैं जिनका नाम है आयशा जहांजेब साहिबा, उन पर भी उनके खावंद की जानिब से तशद्दुद किया गया है, जिसके बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। न्यू की स्क्रीन पर आप कुछ मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं, कितनी बेदर्दी से इन पर तशद्दुद किया गया है और अब उनकी कंप्लेन के बाद उनके जो शौहर हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। उनका ये बताना है कि तशद्दुद का ये जो वाकया है ये 2 रोज़ पुराना है और इस वाकये के बाद अब पुलिस भी हरकत में आई है और इसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि अगर पढ़ी लिखी और वर्किंग वुमेन जो खवातीन मीडिया पर भी आ रही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, अपने राइट्स के हवाले से भी जानती हैं, अगर उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो माशरे में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो कि कम इल्म भी हैं, जो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं और सिर्फ घर के ही कामकाज करती हैं, उन पर कितना जुल्म सितम किया जाता होगा। इस हवाले से हमने एक सेगमेंट भी डिज़ाइन किया है, उस पर भी मजीद बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पाकिस्तान की बढ़ती आबादी और कम होते वसाइल। एंकर पर्सन आयशा जहांजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद, शौहर गिरफ्तार। नींद की कमी को आसान घरेलू कुदरती इलाज की मदद से खत्म करें। और आपको बताएंगे वर्जिश हड्डियों को कमजोर होने से बचाने में कैसे मददगार होती है। और सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से। तो क्या हम सब ये जानते हैं कि दुनिया में जो आबादी है और जो वसाइल हम देख रहे हैं उसमें अदम तवाज़ुन के बाइस भी हर एक मिनट में 11 अफराद ऐसे हैं जो कि मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसी हवाले से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है और आपको बताते चलें कि हर साल 11 जुलाई को पूरी दुनिया में आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ताकि आबादी की रफ्तार को काबू में रखने के लिए जो आगाही मुहिम है और जो शऊर है इस हवाले से वो भी पैदा किया जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आबादी के हवाले से पाकिस्तान अब 5वें नंबर पर मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है, क्योंकि हमारी आबादी भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और वसाइल जो हमारे हैं वो कम होते जा रहे हैं। इस हवाले से जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो आज पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ सेमिनार्स का भी इनेकाद किया जा रहा है और बहुत सी ऐसी आगाही मुहिम है जिसका आगाज़ भी किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी भी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है और माहिरीन इस पर अपनी तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। DG पॉपुलेशन डिपार्टमेंट समन राय साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। समन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इस दिन की इंपॉर्टेंस के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे। 11 जुलाई एक आलमी यौम आबादी के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 1989, जब यूनाइटेड नेशन फेल्ड की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो इस साल यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए एक बहुत अच्छी थीम दी है। वैसे हर साल ही एक नई थीम आती है, लेकिन इस दफ़ा की थीम इज़ ऑल अबाउट द इंक्लूसिव पावर ऑफ डाटा, so that everyone is counted and no one is left behind, so that we can have an equitable and prosperous future for all. ठीक हो गया। तो ये जो एक टैगलाइन मैं भी बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि सबसे पहले बच्चे 2 ही अच्छे, ये अब कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि 5वें नंबर पर हम आ चुके हैं और फिर जब हम वसाइल की तरफ देखते हैं तो हमारे पास उतने वसाइल नहीं है इतने लोगों को केटर करने के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पाकिस्तान इस वक्त आबादी के एतबार से 5वें नंबर पर है और हमारे से ऊपर जितने ममालिक हैं वो खैर इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग ऑन दैट फ्रंट। लेकिन एक अच्छी बात यह कि 60% पाकिस्तानी पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ यंगस्टर्स, सो इफ वी आर स्टिल एबल टू reap the benefit of the youth dividend, then we can also prosper on this front as well. ठीक है, लेकिन जिस रफ्तार से अभी हमारी तादाद बढ़ रही है उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? जैसे कि माहिरीन भी कह रहे हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है पाकिस्तान की, जिस तरह से इकोनॉमी के भी हालात हैं। यू आर राइट, क्योंकि हम लोग इस वक्त हाई बर्थ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो रेट है वो है 2.55 और टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ 3.4 और इन
सबको कम करने के लिए हमें कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रेवलेंस रेट को हाई करने की ज़रूरत होती है, विच इज़ अगेन वेरी लो इन पाकिस्तान। और आई थिंक कि इन तमाम फ्रंट्स पे हम कम्युनिटीज़ की सपोर्ट से कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, शहरों में तो फिर हम देखते हैं इस हवाले से काफ़ी आगाही भी होती है, अगर कुछ मुहिम भी चलाई जा रही हैं तो हमें साइन बोर्ड्स नज़र आ जाते हैं, बिल बोर्ड्स नज़र आ जाते हैं, लेकिन देहातों पे फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे इन चीज़ों का रुझान नहीं है, फैमिली प्लानिंग जहाँ पर उसका एक आइडिया ही किसी को नहीं है, वहाँ पर जो कमी है उसको कैसे पूरा करेंगे? आई थिंक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि हम रूरल और अर्बन सब कम्युनिटीज़ के लिए व्यापक काम करें। तो इस वक्त पूरे पंजाब में हमारे 2100 वेलफेयर सेंटर्स हैं, बिल्कुल डोर स्टेप के लेवल पे फैमिली प्लानिंग की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, कैंप्स भी कर रहे हैं, मोबाइल यूनिट्स भी बहुत एक्टिव हैं। इसके अलावा 129 फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं जो कि तमाम मेजर हॉस्पिटल्स में इस्टेब्लिश्ड हैं, और फिर वी हैव थाउजेंड्स ऑफ आउटरीच स्टाफ जो आपको अवेयरनेस देने के लिए हर वक्त कोशिश हैं, घर घर जा रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और विलेजेस में भी इसी तरह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमारी अवाम में तासुर बहुत ज़्यादा है कि जितने ज़्यादा घर में लोग मौजूद होंगे उतने कमाने वाले हाथ भी ज़्यादा होंगे। जितनी महंगाई अभी बढ़ चुकी है, तो जैसे कोई जिम्मेदारी की बात कर लें या ख़ानदान के जो दीगर अफराद अगर वो काम करेंगे तो पैसा एक ही घर में आएगा। इस सोच की वजह से भी आपको लगता है कि आबादी बहुत बढ़ रही है? आई थिंक आबादी बढ़ने के हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो कि आप ज़हनी एक पसमानदगी कह सकते हैं। इसके लिए हम लोग सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की कैंपेन्स रन भी कर रहे हैं, और SPCC आपको पता है एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन है जिसमें मीडिया की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो वन ऑफ द रीजन दैट आई एम सिटिंग हियर टुडे एंड थैंक्स to you and Neo TV, that is also to create an awareness into people's minds। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब ये तमाम चीज़ें फिर माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से भी बात होती है, उस पर फैमिली प्लानिंग की बात होती है, उसके बाद बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, माने हमल की अगर हम बात करें, दूसरे तरीकों के बारे में भी फिर लोगों को आगाही के लिए तमाम जो स्टेप्स हैं उसको पूरा किया जा रहा है। जी जी, एब्सोल्युटली। हमारे जितने भी इनपुट्स हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हैं, लोगों के लिए हैं। सो आई वुड अर्ज एवरीवन कि वो खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करें, मुअस्सर तरीकों पर अमल करेंगे, मुअस्सर तरीके से स्टाफ मौजूद है तो उनकी अपनी ज़िंदगियाँ खुशहाल होंगी। ठीक है। तो आप जब से ये प्लानिंग, अब जैसे DG पॉपुलेशन के तौर पर आप अपने फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रही हैं, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बन चुका है, आपको क्या लगता है कि जब से ये डिपार्टमेंट बना है तब से कितना कुछ डिफरेंस देख रहे हैं आप पहले के मामलात में और अब में? आई थिंक दिस इज़ अगेन अ क्रेडिट टू द डिपार्टमेंट के फैमिली प्लानिंग जैसे टैबू टॉपिक को बहुत सक्सेसफुली डील कर रहे हैं इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर इवन पीपल आर नॉट वेलकमिंग इट। तो हम लोग खैर टोटल फर्टिलिटी रेट को डिक्लाइन साइड पे लेके जा रहे हैं। तो अगर हमें कुछ डेकेड्स के साथ कंपैरिजन करूं तो आई थिंक TFR इज गोइंग डाउन, बट इसको बहुत तेज़ी से नीचे जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी रफ्तार से अगर ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी आबादी बढ़ती है तो फिर मतलब जो नेक्स्ट 33 साल हैं उसमें हमारी आबादी फिर डबल हो जाएगी। इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम हम बांग्लादेश में भी देख रहे थे, वहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया, तमाम जो वहाँ पर मजहबी हल्के थे उनकी हिमायत से फिर उस तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया गया, और आज हम देख रहे हैं बांग्लादेश किस तरह से इकनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है। आई थिंक अगर हम दुनिया के ममालिक के ऊपर एक नज़र डालें, कुछ ममालिक इस वक्त इसलिए परेशान है लाइक जापान एंड साउथ कोरिया कि उनकी आबादी बढ़ नहीं रही है और फर्टिलिटी रेट्स बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिर गए हैं। अब उनको वर्किंग एज पॉपुलेशन चाहिए। सो डेमोग्राफिक पॉलिसीज़ की जब हम बात करते हैं तो फैमिली प्लानिंग एक टूल है गवर्नमेंट के हाथ में कि इधर यू इंक्रीज और यू डिक्रीज और यू ब्रिंग अ बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज एंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आई थिंक एट पाकिस्तान वी रियली नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो कि अभी बहुत हाई है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम अपने नेबर कंट्रीज़ की बात करें, बांग्लादेश की मैंने एग्जांपल दी, इसी तरह इंडिया की जब हम पॉपुलेशन देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, उनके भी जो वसाइल हम देखते हैं, गुर्बत, वहाँ पर भी कुछ ऐसे बहुत से इलाके हैं जो बहुत पसमानदा हैं। फिर जब हम चाइना की बात करते हैं, खैर चाइना तो तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, तो इन तमाम ममालिक में आपको लगता है कि फिर पाकिस्तान को इकनॉमिकली भी ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है? सिर्फ यही नहीं कि हम एक ही सेगमेंट पर काम करते रहें और लोगों को कहें कि वो फैमिली अपनी कम रखें, वसाइल ज़्यादा नहीं हो सकते। आई थिंक देखें, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है। जब भी आपने तरक्की करनी होती है आपको एक एबल बॉडीड पॉपुलेशन तो चाहिए होती है, इसके बगैर तरक्की भी मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, जापान इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट दे आर सो वरीड बिकॉज ग्रेइंग पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश, ईरान, टर्की और इनकी मिसालें लें, इन्होंने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जिससे माँ और बच्चे की सेहत भी इम्प्रूव की और लेटर ऑन उनका मुस्तकबिल भी बहुत बेहतर हो गया। तो आई थिंक सच पॉलिसीज आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉलिसीज हैं ऑब्वियसली यूएन की तरफ से ही तमाम जो डायरेक्शंस हैं वो आती हैं, तो क्या किसी मुल्क पे कभी सैंक्शन लगने का भी कोई खतरा होगा कि अगर वो अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे?
आई थिंक ये तो खुद एक हमें देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हमारे देखने या सुनने वाले हैं, दे नीड टू रिस्पॉन्ड टू द गवर्नमेंट्स मैसेजेस। और अगर स्मॉल फैमिलीज पे जाएंगे, हेल्दी स्पेसिंग होगी बिटवीन प्रेगनेंसीज, खवातीन खुद हेल्दी रहेंगी, तो आई थिंक जिन बच्चों को वो लुक आफ्टर करना चाहती हैं, दे कैन डू अ बेटर जॉब। तो जैसे अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो अ सोर्स। वहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, डिप्रेशन में भी उनकी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉस्परस सोसाइटी एंड आई थिंक एवरीबडी वुड विश टू सी पाकिस्तान ऑन अ रोड टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और जैसे कि आपने भी ये कहा कि माँ और बच्चे की भी सेहत अगर ठीक रहती है तो फिर जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उस पर भी बर्डन कम होता है, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है। बिल्कुल, आई थिंक सेहत एक ऐसी चीज़ है, मेरे ख्याल में कोई टॉप 10 डिजीजेस कि वो आपकी सेल्फ केयर से ही बेहतर हो जाती हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। फैमिली प्लानिंग भी अवेयरनेस ही की सारी और कम्युनिकेशन की गेम है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज स्ट्रेस कि हम सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डीजी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट समन राय साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। यूरोपीय माहिरीन की जानिब से की जाने वाली मुनफरिद तहकीक से मालूम हुआ है कि वर्जिश न सिर्फ वजन कम करने समेत सेहत के दीगर फ़वाइद में मददगार होती है, बल्कि इससे हड्डियों को भी कमज़ोरी से बचाया जा सकता है। और यही नहीं बल्कि वर्जिश से उन अफराद को भी फ़ायदा मिल सकता है और उनकी हड्डियाँ भुरभुरेपन का शिकार होने से बच सकती हैं जिनका वजन ज़्यादा हो और वजन कम करने की अद्वियात भी खाते हों। यूरोपीय मुल्क डेनमार्क की एक रिसर्च है जिसके मुताबिक माहिरीन ने 2016 से 2019 तक तकरीबन 200 अफराद पर रिसर्च की। इन रज़ाकारों की उम्रें 18 से 63 बरस के दरमियान थी। रज़ाकारों की औसत उम्र 43 साल थी, जबकि 3/3 रज़ाकार ख़वातीन थीं जिन्हें तहकीक का हिस्सा बनाने से कबल उनके टेस्ट भी किए गए थे। माहिरीन ने रज़ाकारों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा। पहले उन्हें डाइट करने का कहा गया, जबकि दूसरे मरहले में 52 हफ्तों तक वर्जिश करने समेत वजन और शुगर कम करने की अद्वियात भी दी, जबकि एक ग्रुप को वर्जिश के साथ फर्जी अद्वियात भी दी गई। उसके बाद माहिरीन ने तमाम रज़ाकारों के मुख्तलिफ टेस्ट करने समेत उनकी हड्डियों की ताकत का जायज़ा भी लिया, जबकि उनके बॉडी मास इंडेक्स BMI का भी जायज़ा लिया गया। तहकीक से मालूम हुआ कि अगरचे डाइट करने से वज़न कम हो सकता है, लेकिन इससे हड्डियों की जो ताकत है उसको हम बरकरार नहीं रख पाते हैं, चूँकि आमतौर पर 30 साल की उम्र के बाद इंसान की जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोरी की तरफ सफ़र करने लगती हैं। माहिरीन ने बताया है कि जिन अफराद ने मुख्तलिफ इक़साम की वर्जिश की उनकी हड्डियों की ताकत बरकरार रही, जबकि बाकी रज़ाकारों की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी थी। तो एक बड़ी ही डिटेल रिसर्च है, वो रिसर्चर्स की जानिब से की गई है, जो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का लाजमी तौर पर हिस्सा बनाएं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। फिटनेस एक्सपर्ट अना ताहिर ने हमें ज्वाइन किया। अना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक रिसर्च हमने आपके साथ शेयर की है कि अगर हम वर्जिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम डाइट प्लान को ही लेकर चलते हैं, तो वो भी हमारे लिए सिर्फ सूटेबल नहीं है। हमें अपनी बॉन्स को भी अगर स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें डाइट भी अच्छी लेनी है और हमें एक्सरसाइज भी करनी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब इतना शॉर्टकट आ गया हुआ है कि लोग कहते हैं कि जस्ट हमने वेट ही कम करना है, हमें अपनी बॉन्स को स्ट्रॉन्ग करने का कोई सोचता भी नहीं है इस बारे में कि हमारे बॉन्स को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लोगों का बस माइंड है कि हम बॉडी शेप में हो, इट्स ओके, लेकिन ये बहुत गलत है। हमें अपनी मतलब ठीक है बॉडी आपकी शेप में होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें अपनी बॉन्स का भी ख्याल रखना चाहिए। आफ्टर 25 ईयर्स के बाद हमें फील होने लग जाता है कि कमर में पेन है, नीस में पेन है। बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं इस रीज़न को लेते हुए कि भी हमें ये हमारी बैक में पेन है, हमारी नीस में पेन है, ख़ासतौर पर हमारी हील में पेन है। तो वो यही वजह है कि हम अपनी बॉन्स से जो है मतलब हमने अपनी बॉन्स को एसी के सामने स्ट्रक कर दिया हुआ है। हमने मतलब सनलाइट में हम नहीं जाते, ठीक है, गर्मियों में तो चले, सबसे बड़ा सोर्स है। गर्मियों में तो चले ठीक है समझ आते, हम सर्दियों में भी नहीं जाते, हम इंडोर रह गए, ठीक है। और मतलब एसी गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीटर। हमने मतलब विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह इन चीज़ों से हम दूर हो गए हैं। दूध नहीं पीते, स्मेल आती है, ये चीज़ें जो है मतलब योगर्ट नहीं कई बच्चे खाते, जबकि योगर्ट जो है वो बहुत अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप मतलब ब्रेकफास्ट में आप योगर्ट अपने बच्चों को दें, खुद भी यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ऐसे उससे आपका गट सिस्टम भी बड़ा बेहतर हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ यही रुझान है कि जब तक हमें डॉक्टर नहीं कह देगा तब तक हमने एक्सरसाइज नहीं शुरू करनी या हमने वॉक नहीं शुरू करनी है। बेस्ट एज आपको क्या लगता
लगता है, क्योंकि यूरोप में तो फिर हम यही देखते हैं कि बच्चों को स्कूलिंग से ही उन्हें एक्सरसाइज, किसी ना किसी एक्सरसाइज की तरफ ज़रूर राग़िब किया जाता है। तो कौन सी ऐसी बेस्ट एज है जिसमें किसी भी बच्चे को एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए? अब हमारे पाकिस्तान में काफ़ी इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है कि काफ़ी सारे स्कूल जो है वो जिम की तरफ बच्चों को लेके आ रहे हैं। अर्ली क्लास से मीन्स KG से ही उनको इस तरफ बताया जा रहा है कि भी आपको वर्कआउट करना है, आपको जिम जाना है। वो इस तरह से जिम जो है, छोटा सा जिम उन्होंने अपने अपने स्कूल्स में जो है अरेंज कर रहे हैं। अब आ रही है अवेयरनेस, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं नहीं, हमने तो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं। मतलब अब आप देखिए ना, हम सुबह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, यहाँ जाते हैं, मतलब अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं है, लेकिन डॉक्टर से हम टाइम लेके उधर ज़रूर चले जाते हैं। बजाय इसके कि आप डॉक्टर पे जाएँ, आप वही टाइम जो है अपनी बॉडी को दें। मतलब आप जाएँ, जिम जाएँ, एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें, इस चीज़ को। हाँ, इस मौसम में थोड़ा सा कार्डियो वेट ट्रेनिंग जो है थोड़े से कम कर देनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का भी शिकार हो रही हैं, उन्हें बच्चों को भी देखना, उन्हें घर के मामलात को भी देखना, वो जिम्स में नहीं जा सकती हैं, तो वो किस तरह की वर्जिश फिर घर में कर सकती हैं? कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जैसे अगर घर में सिर्फ वॉक कर सकती हैं, वो वॉक कर सकती हैं, वो हाई नीज कर सकती हैं। मुझसे चैनल्स में मतलब हमारे शोज आ रहे हैं जिसमें जो है हम 25 डेज़ या 15 डेज़ के चैनल्स हम कर रहे हैं, वो उनको फॉलो कर सकती हैं। हाई नीज कर लें, बॉडी को स्ट्रेचिंग कर लें, मतलब अपर साइड टो को आप टच कर लें। ठीक है, ये इस तरह से आप अपनी बॉडी को मतलब यूज टू रखें, तो स्टेप कर लें, मतलब स्टेयर्स पे आप स्टेप कर लें, 30 कर लें, 20 कर लें। आप पर डे जो है एक अपना शेड्यूल बना लें कि जो हमने इतना जो है पर डे हमने वर्कआउट करना। ठीक है। और डाइट में क्या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है? डाइट में हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ना कि फास्टिंग पे आप आएँ। बहुत ज़्यादा जो है, अब मेरे पास भी क्लाइंट्स ऐसी आती हैं जो हम फास्टिंग पे हैं और रात को जाके हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेना है, तो ये बहुत गलत है। पूरे दिन की मतलब आप मेरा ये मानना है कि आप जो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, आपने पूरा दिन काम करना है, तो आपका जो है स्टमक एक हेल्दी डाइट के साथ स्टार्ट होना चाहिए, ना कि आपका डे जो है फास्टिंग के साथ आपका BP डाउन रहता है, आप मतलब फ्रेश नहीं होते हैं। तो यही वजह है, बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो वो काम करेगी ना। मतलब गाड़ी भी पेट्रोल नहीं होगा वो कैसे चलेगी? बिल्कुल। तो आप अगर अपने आप को सेल्फ पे चलाएंगे तो वो तो फिर थोड़ी देर ही चलेगी। तो हेल्दी डाइट लें आप, मतलब एक योगर्ट का बॉल ले लें, उसमें एप्पल डाल लें, बनानास डाल लें। चले जी, बनाना से नहीं डालते जी, हम वेट बढ़ जाएगा, आप ना डालें। डेट्स ले लें। बहुत सारे लोग जो है मतलब शुगर को भी बिल्कुल अवॉइड करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। वाइट शुगर जो है उसमें नेचुरल चीज़ों की तरफ आ जाए, आप डेट यूज़ करें, और मतलब अगर आप शक्कर यूज़ कर ले वो भी बेस्ट है। ठीक है। और जैसे बॉइल्ड एग्स हैं या ब्राउन ब्रेड के स्लाइस हैं, कॉफी का कहा जाता है। गर्मी में हमने अंडे नहीं खाने, ये कॉन्सेप्ट है लोगों का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप एग वाइट्स ले सकते हैं। एग वाइट्स आप ले सकते हैं। आप डेली के अगर 2 से 3 एग्स ले ले तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कुछ मिथ हैं जो लोगों को फिर बिल्कुल, हम फास्ट फूड खाते हैं, वो उसका क्या इफेक्ट आता है उसमें, उस पर भी तो यही आता है ना। लेकिन वो क्या है जी, इजी टू ईट है, वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो है अगर आप मिड टाइम में आप ले लें डाइट में, मतलब बीन्स ले लें, वो भी बहुत अच्छा है, आपके बोन्स को भी वो भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा, जैसे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज से और कौन कौन से फायदे हैं जो कि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स भी हैं वो भी बेहतर रहते हैं। आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है, आपको मेडिकेशन कम इस्तेमाल करनी पड़ती है जितने आप फिट रहते हैं। ख़ासतौर पे डायबिटिशन के जो पेशेंट है, डायबिटिक, वो जो अगर वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपनी आप में अच्छा फील करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो है मसल्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे होते, शोल्डर खास तौर पे जो लैपटॉप पे काम करते हैं उनके लिए भी। तो एक्सरसाइज जो है वो आपको, अगर आप 1 घंटा काम करते हैं ना, वो आपको 4-5 घंटों के लिए मतलब बूस्ट कर देता है आपकी बॉडी को, कि आपको फील होता है, हाँ फील होता है 1 वीक 2 वीक्स क्रैम्प्स तो आते हैं बॉडी में। आफ्टर जब आप क्रैम्प्स आपके रिलैक्स होते हैं, उसके बाद आप इस चीज़ को फील करते हैं कि जी मैं फ्रेश भी हूँ, सारा दिन काम भी मैंने बहुत ज़्यादा किया है और मेरी बॉडी भी रिलैक्स है। वो इसी वजह से है कि आपने अपनी बॉडी को इतना एक्टिव कर लिया है। अगर आप अपनी बॉडी को इतना एक्टिव नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके मसल जब थकेंगे तो आप फ्रेश नहीं होंगे सारा दिन। तो एक्सरसाइज मैं कहती हूँ पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, कोई भी एज हो। ठीक है। अच्छा, जैसे अब आजकल तो हम देखते हैं कि लोगों को ज़्यादा शॉर्टकट्स की पड़ी होती है कि कोई सर्जरी करवा लेते हैं, कोई ड्रिप लगवा लेते हैं, अगर हम जिम भी जा रहे हैं तो कोई किसी ना किसी सप्लीमेंट की हेल्प ले लें या हम स्टेरॉइड यूज़ करके हम फ़ौरन से अपना वेट कम कर लें, वो कितना नुकसानदेह है? स्टेरॉइड्स और जो आजकल काफ़ी सारे इंजेक्शंस आए हुए हैं शॉर्ट वे में,
मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि आप नेचुरल तरीके से अपना वज़न कम करें। मेरे पास एक क्लाइंट्स आई थी जिन्होंने अपना वज़न कम कर लिया, और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या ज़रूरत है वर्कआउट करने की, तो जब उन्होंने मुझे दिखाया कि उनकी स्किन बिल्कुल लूज हो चुकी थी, जैसे कि 70 ईयर्स में जाके होती है, मतलब हमारे बुजुर्गों की। इस तरह से क्या किया, मैंने सिर्फ जो है वो लिया सप्लीमेंट्स यूज़ किए, और मैं मतलब फ़ैट उन्होंने अपनी बॉडी से निकाल लिया और स्किन लूज हो गई। तो बेहतर है कि आप नेचुरल तरीके से अगर आप करें, मेहनत करनी पड़ती है, कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें अपनी ज़ात पे भी, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, सप्लीमेंट्स यूज़ करने से मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उसकी जो है रिक्वायरमेंट जो है वो आप पूरी कर नहीं सकते। ठीक है, अगर आप करते हैं तो फिर बैलेंस आप कर लें, कोई इशू नहीं है। और साथ साथ हमें एक्सरसाइज को भी बैलेंस लेकर चलना है। अगर कोई भी हम फूड सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के या डॉक्टर से पूछ के, ऑब्वियसली उनकी कंसल्टेंस के बाद, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज को भी उसी तरह से परफॉर्म करें। अगर आपको बोले ना कि अगर आप एक टैबलेट या पिल्स जो भी आते हैं आप फैट बर्नर लें, लेकिन कहते हैं अच्छा एक नहीं हम 2 खा लेते हैं, ट्रेनर को क्या जल्दी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने करना है तो उसके साथ आपने उतना वर्कआउट भी करना है। लेकिन हमने टैबलेट खाना याद रहेगी, लेकिन वर्कआउट करना हम भूल जाते हैं। फिर उसके बाद हमें किडनी की प्रॉब्लम होती है, मतलब एक्नीज हो जाते हैं फेस पे, और स्किन डल हो जाती है। रिएक्शन वो सारी बात है। जब वो आप उसको उस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो 100% वो आपको जो है साइड इफेक्ट देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिटनेस एक्सपर्ट अना ताहिर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबरदारी जारी है। अपने ज़ाती वफ़ात को अपने सरकारी काम, अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी, या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगी, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगी, और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगी, और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगी, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बला खौफ और रियायत और बला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तकरीब हल्फबरदारी के मनाजिर आप न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ ले रहे थे। न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी तकरीब हल्फबरदारी में इस वक्त शरीक हैं। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आलिया नीलम, जिनकी तकरीब हल्फबरदारी आप न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे थे। गवर्नर पंजाब ने उनसे हल्फ लिया है और इस तकरीब में सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी मौजूद हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इन लाइव मनाजिर के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तकरीब हल्फबरदारी न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने मुलाहिजा की है। गवर्नर पंजाब ने उनसे हल्फ लिया है और इस तकरीब में सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी मौजूद हैं। और नाज़रीन, वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम और मैनेजमेंट में सर्जरी का अमल शुरू हो चुका है। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग किए जाने के बाद टीम के मैनेजर मंसूर राना को भी ओहदे से हटा दिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि तीनों टूर्स में डिसिप्लिन नाम की कोई भी चीज़ टीम में नहीं देखी गई है और शिकायत की तस्दीक के बाद अब ये फैसला किया गया है। इससे पहले पीसीबी ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के सिलेक्शन कमेटियों से अलग करने की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों की मेन और वुमेन सिलेक्शन कमेटी में खिदमात अब दरकार नहीं है। पीसीबी एलामिया के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के हवाले से मजीद अपडेट्स बाद में फराहम की जाएंगी। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ओहदों से फारिग करने की वजूहात भी सामने आ चुकी हैं। ज़राए का यह बताना है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने कुछ खिलाड़ियों की गैर ज़रूरी तरफदारी की और जिन खिलाड़ियों की हिमायत की गई उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। जिन क्रिकेटर्स की इन दोनों ने हिमायत की, दीगर सेलेक्टर्स ने इनकी मुखालफत की थी।
जराए का यह भी बताना है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तहकीकात मुकम्मल करने पर इकदाम का फैसला किया है और वाज़ेह है कि कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में 4 साबिक क्रिकेटर्स वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, हसन शफीक और मोहम्मद यूसुफ शामिल थे, जबकि वहाब रियाज टीम के सीनियर मैनेजर भी थे। वहाब रियाज और रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाए जाने के बाद शाहिद आफरीदी ने भी रद्दअमल देते हुए कहा कि ईमानदारी की बात है, ये वाली सर्जरी मुझे समझ में नहीं आ रही। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स खेलने के लिए लंदन में मौजूद शाहिद आफरीदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मजीद कहा कि इतना खुला चांस किसी भी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। उन्होंने कहा कि हमने भी कप्तानी की है, जैसे कि यूनुस खान ने भी की है, मिसबाह उल हक ने भी की है, लेकिन काफ़ी अरसा हो चुका है कि बाबर को काफ़ी चांसेस मिल चुके हैं, लिहाजा अब एक ही दफ़ा सर्जरी की जाए और जिसको भी लेकर आ रहे हैं उसे पूरा टाइम दिया जाए। तो ये शाहिद आफरीदी की तरफ से ये बात की गई है कि अब शायद बाबर को चांस नहीं देना चाहिए, लेकिन कप्तान के हवाले से अभी तो कोई फैसला नहीं किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ जब चीफ सेलेक्टर्स की तरफ हम देख रहे हैं तो उस हवाले से फैसला सामने आ चुका है। कड़ी तनकीद की जाती रही है वहाब रियाज पर भी, अब्दुल रज़ाक पर भी, कि उनकी तरफ से जो सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं की गई और जब इस तमाम तर मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया है तो उसमें भी यही बात सामने आई है कि इन दोनों सेलेक्टर्स की तरफ से जिन खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए कहा जाता रहा वो ही परफॉर्म नहीं कर सके। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने मैं ज्वाइन किया। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अवैस, लाला तो कह रहे हैं कि उन्हें ये वाली सर्जरी की समझ ही नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि जब भी वर्ल्ड कप खत्म होता है हमेशा छुरी कप्तान पर ही पहले फेरी जाती है, लेकिन ये तो सेलेक्टर्स को फारिग कर रहे हैं, कैप्टेंसी के हवाले से पीसीबी डिसीजन नहीं ले रहा, ये लाला कह रहे हैं। और देखें तो अच्छी बात है, मैं कहता हूं कि इस दफ़ा तकलीफ हुई है। अगर देखी जाए तो हमेशा आपको पता है कि कप्तान या तो कोच ज़्यादा रगड़े के अंदर जाता है, प्लेयर्स ज़्यादा रगड़े में जाते हैं, जो असल कसूरवार पीछे जो बैक स्टेज पे बैठे होते हैं उनको शायद इतना ज़्यादा नहीं छेड़ा जाता। पहली दफ़ा ज़िंदगी में बड़े बकरे जो उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़बा होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। वहाब रियाज आपको पता है 7, 8, 9 महीने से अगर हम बात करें, शायद उससे ज़्यादा महीने की अगर मैं बात करूँ तो बहुत लंबा उन्होंने टेन्योर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ गुजारा है। उसके साथ चेयरमैन के साथ भी उनके बड़े आपको पता है करीबी अपना लोग कहते थे कि उनके अपना करीबी वाबस्तगी है, लेकिन नजर आ रहा है कि जिस तरीके से एक स्टिंग ऑपरेशन इस वक्त शुरू है और ये स्टिंग ऑपरेशन खाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं, यहाँ तक कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और फिर जो नीचे आपके जो रीजन्स बैठे हुए हैं, आपकी क्लब क्रिकेट है, वहां तक ये जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ग्रास रूट लेवल पे ही आपको पता है काम किया जाता है। ग्रास रूट लेवल से ही आपको टैलेंट जो है वो प्रमोट करके आप ऊपर लेके आते हैं। अच्छी चीज है, एक जो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चीज वाज़ेह हो चुकी है कि आने वाले वक्तों के अंदर भी आपको एक स्टिंग ऑपरेशन के अंदर बाकायदा नजर आएगा कि कौन कौन से लोग यहाँ से फारिग हो रहे हैं। फिर कल आपको रिपोर्ट की भी बात अगर करें तो शाहिद अफरीदी ने जो बात की, बाबर आजम की मैं बात करूं तो अगर सुपरस्टार्स की मैं बात करना चाहूं, स्टार्ट से अगर बात करें तो 1992 के एक सुपरस्टार आपने निकाले, उसके बाद वसीम अकरम एक सुपरस्टार आपके सामने नजर आए, शाहिद अफरीदी को आपने एक सुपरस्टार बनाया, उसके अलावा अब जाके एरा के अंदर बाबर आजम है। उसके अलावा तो ऐसा कोई आपको नाम नजर नहीं आता कि जो बहुत बड़ा एक इंपैक्ट जो है दुनिया के अंदर उसने बनाया हो। पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूं तो आपको इस चीज को अगर आपकी परफॉर्मेंसेस में देखूंगे, जिस वक्त आप लोग ठीक है लेजेंड ऑफ द गेम है, सारे मामलात हैं, इज्जत भी हम उनकी करते हैं, लेकिन जब आप खेल रहे थे तो आपकी परफॉर्मेंसेस का मुआवजा करें तो बहुत से फिर बातें बाद में निकलती हैं। अगर कप्तानी की बात करें तो मैंने उस वक्त भी आपको एक बात की थी कि ना मैं उस वक्त इस हक में था कि जिस तरीके से बाबर आजम को उतारा गया, शाहीन को लेके और शाहीन को उतार के फिर बाबर आजम को लेके इंस्टेबिलिटी हमने खुद पैदा की है पाकिस्तान क्रिकेट के टीम के अंदर। ये वही टीम है जिसने वर्ल्ड T20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइनल तक रसाई हासिल की थी, उससे पहले आपको याद हो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी। डाउनफॉल कहां से आया? हम उसके कसूरवार हैं, क्योंकि हमने इतनी इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पैदा कर दी कि आपको प्लेयर्स के अंदर आपने इतनी नोकझोंक पैदा की हुई है कि एक प्लेयर अब दूसरे के ऊपर भी शक करने लग पड़ा कि यार ये तो पीछे तो नहीं बैठा हुआ था मामलात के अंदर मुझे खराब करने पे। शाहीन शाह अफरीदी की आपको पता है कि रिपोर्ट के अंदर अभी तक एक चीज आ रही है, तस्दीक शुदा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुना है कि रिपोर्ट आ रही है कि उनका भी बिहेवियर जो है वो सच अच्छा नहीं था पाकिस्तान टीम के अंदर। तो स्लो एंड स्टडी अब आपको नजर आएगा 1-2 दिन के अंदर। लेकिन अवैस इस मुद्दे पर भी मैं आऊंगा, शाहीन वाले पर मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से था, लेकिन पहले शाहिद आफरीदी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब उन पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, शायद उनके ज़हन में कहीं ना कहीं यही है, सोशल मीडिया पर अब यही तासुर बन रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं टीम के तमाम मामलात में और कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट भी रहता है। शाहीन को कप्तान बनवाने में भी रहा और दोबारा भी शायद कहीं वो यही चाहते हैं कि शाहीन ही कैप्टन बने। देखिए, मैंने लास्ट टाइम एक बात जो मैंने की थी शोज के ऊपर वो ये था कि जिस वक्त आप पाकिस्तान की कप्तानी की बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है।
लीग क्रिकेट की कप्तानी करके लीग क्रिकेट की कप्तानी के अंदर आप टूर्नामेंट्स भी जीत जाए, लेकिन उसको मैं इंटरनेशनल के साथ नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि इंटरनेशनल का प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको सामने नजर आ रहा है, चाहे बाबर आजम की बात करूं चाहे शाहीन की बात करूं, वो प्रेशर जो सा था वो आपको नजर आ रहा था। यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक इशू हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर है, चलो एक्स क्रिकेटर्स का तो मामला अपनी जगह, आपने 30 बंदे बुलाए, यहाँ पर अच्छी बात है कि आप सजेशंस ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को कहां पर हम देखते हैं। लेकिन अगर इन जो 30-35 हमने बंदे बुलाए थे, अगर मैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करूं तो फिर मॉडर्न डे क्रिकेट वाला इसमें कौन था जो कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने की बात करें। जब हम बात करते हैं मॉडर्न डे की, क्या डाइडर्स स्कोर हो रहा है, ये सारे अपने स्पेशलिस्ट हैं अपने एरा के। और 50 ओवर्स की बात करूं, लॉन्गर फॉर्मेट्स की बात करूं, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट्स की बात करूं तो एज सच कोई ज्यादा स्पेशलिस्ट आपको नजर नहीं है जो 30-35 बंदों में आपने उनसे मुलाकात की है। सलमान बट ने भी एक तजवीज दी कि आप 5 डोमेस्टिक मैचेस प्लेयर को खेलने चाहिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने से पहले। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने से पहले एटलीस्ट उसके पास इतना ज्यादा प्रोफाइल हो डोमेस्टिक का, ताकि वो प्रेशर इनहेल करना जानता हो। रहा सवाल शाहिद अफरीदी का, शाहिद अफरीदी की अगर आपको याद हो, जब उसका शाहीन शाह अफरीदी कप्तान नहीं बने थे तो ये चीज खाली शाहिद अफरीदी से नहीं, यहां तक कि कुछ फ्रेंचाइज से भी आपको पता शोर मचने स्टार्ट हो गया था कि जी पाकिस्तान की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी को दे देनी चाहिए, वो बड़े जबरदस्त कप्तान है जिस तरीके से वो लेके चले हैं। एक हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया इस वक्त हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट में, जो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स है खास करके मैं बात करता हूँ, बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। 1-2 फ्रेंचाइजेस की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट ऑपरेशन, जब क्रिकेट की बात करें, जब स्टिंग ऑपरेशन की हम बात करें, तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी ये वाज़ेह कर देना चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो सी है वो पाकिस्तान की है, फ्रेंचाइजेस का इसके अंदर अमल दखल नहीं होना चाहिए। PSL आपकी है, काबिल एहतराम है, PSL तक आप रहे, पाकिस्तान के अंदर आप दखल अंदाजी ना करें। या आपने ये एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, जाके सोशल मीडिया पे आप उठा के देख लें, आपका एक लड़का परफॉर्म करता है उसको आप ऑन करते हो, आपका लड़का परफॉर्म नहीं करता आप उसको डिसऑन कर देते हो पकड़ के। ठीक है, अवैस वक्त की हमारे पास कमी है। जिस तरह से शाहीन के वाले से भी हम बात कर रहे थे कि जो हालिया टूर्स हुए हैं उसके दौरान कोचेज और मैनेजमेंट स्टाफ से भी उनका जो बर्ताव था वो अच्छा नहीं था। लेकिन देखिए एक्शन तो उस पर मैनेजर को लेना है जिसमें वहाब रियाज भी हैं, तो शाहीन आफरीदी के खिलाफ शायद कोई एक्शन नहीं लिया गया, यही तो उनकी बरतरफी की वजह तो नहीं बनी। देखिए वहाब रियाज की मैंने कहा ना कि अब जाके खबरें निकल रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का बिहेवियर भी जो सा है वो एज सच अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद आपको पता है, मैंने कहा ना कि चीजें इंस्टेबिलिटी हमने खुद पैदा की है, मैं किसी को अपना वो नहीं कसूरवार कहूंगा। वहाब रियाज के साथ जो हुआ वो अपनी जगह मामला है, लेकिन इंस्टेबिलिटी हमने पैदा की, जिस तरीके से उनको उतारा गया। मैंने कहा ना एक इंसान है, उसके दिमाग में बात आती है पता नहीं बाबर आजम ने कोई साजिश की है, बाबर आजम। ठीक है, हमने देखा कि एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। मारूफ टीवी होस्ट आयशा जहांजेब को शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी पादाश में उनके शौहर को मुकदमे के इंदराज के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आयशा जहांजेब ने बताया है कि तशद्दुद का वाकया 2 रोज़ पुराना है। शौहर ने उन्हें 8 जुलाई को उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो घर पर मौजूद थी, और शौहर ने घर आते ही उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा शौहर तंग नज़र इंसान है और मुझ पर शक करता है, वो अक्सर घर में गालम गलोच भी करता रहता है, जबकि इससे पहले भी मुझे और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बना चुका है। आयशा जहांजेब ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि हारिस अली से उनकी दूसरी शादी है जो 2015 में हुई थी। टीवी होस्ट आयशा जहांजेब ने बताया कि शौहर की जानिब से मुझ पर तशद्दुद करने की एक वजह उनका खुफिया निकाह भी है, जिस पर एतराज़ उठाना उनको पसंद नहीं आया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आयशा जहांजेब पर तशद्दुद का नोटिस लिया, उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन हैं, घरेलू या फिर वर्किंग वुमेन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि आए रोज़ ख़वातीन पर तशद्दुद और हरासमेंट के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने इसी इशू पर बात की थी कि किस तरह लाहौर की रिहायशी खातून को शौहर ने तलाक देने के बाद ज़बरदस्ती घर पर 6 रोज़ तक तशद्दुद करता रहा। अगर पढ़ी लिखी और वर्किंग वुमेन हरासमेंट और तशद्दुद का शिकार हो रही हैं तो फिर हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि आम और घरेलू ख़वातीन ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी। बहरहाल आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एक मर्द की उस वक्त क्या नफ्सियात होती हैं जब वो किसी भी खातून को तशद्दुद का निशाना बनाता है, और उस खातून पर क्या गुजरती है और किस तरह से ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आए रोज़ हम देख रहे हैं कि ख़वातीन पर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मुआशरा हमारा किस तरफ चल पड़ा है, कोई डर खौफ नहीं है मर्द हज़रात को भी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे जैसे तालीम और अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे वैसे हम ये वायलेंस भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली तालीम और शाऊर तो बढ़ रहा है, मगर उसके साथ साथ जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि मेंटल हेल्थ की तरफ हमारा ध्यान जो है वो बहुत कम है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे।
यूजुअली वो लोग जो कि वायलेंस करना पसंद करते हैं या वायलेंट होते हैं, 2-3 चीजें उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो कुछ लोग जो है वो हमें अपनी ही इनसिक्योरिटीज के साथ नजर आते हैं, जैसे आयशा साहिबा के केस में भी उन्होंने जैसे रिपोर्ट किया कि वो अक्सर शक किया करते थे उनके हस्बैंड जो है। तो यूजुअली इनसिक्योरिटीज जो है मर्दों की, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज जो है वो निकली जब अपने आप को वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और उतना ज्यादा बेहतर इंसान नहीं समझते इंटरनली, तो फिर वो जो है अपनी वाइफ को कंट्रोल करने के लिए, उसको स्नब करने के लिए या उसको बहुत सारी चीजों से जिनसे उनको इनसिक्योरिटी होती है उससे रोकने के लिए उन पर वायलेंस जो इन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देते हैं, वायलेंस करते हैं। एंड देन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है यूजुअली हम देखते हैं कि नार्सिसिस्टिक एक ऐसी पर्सनैलिटी इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो इसके बारे में बात भी हो रही है और वो नजर भी बहुत ज्यादा आना शुरू हुई है। नार्सिसिज्म एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो खुद पसंदी का शिकार बहुत ज्यादा होते हैं। जब वो अपने पार्टनर को अपने से ऊपर जाता हुआ या अपने से ज्यादा फेमस होता हुआ, अपने से ज्यादा बेहतर होता हुआ देखते हैं तो दे कैन नॉट टॉलरेटेड। उनको फिर रोकने के लिए वो डिफरेंट तरीके वर्बल अब्यूज करना शुरू हो जाते हैं, स्नबिंग करना शुरू करते हैं और उसके साथ साथ समटाइम्स जो फिजिकल अब्यूज के ऊपर भी चले जाते हैं। और यूजुअली जो है हम जो ठीक है, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बराह रास्त अभी हमें जाना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अयान काशिफ से मुलाकात हुई है और अयान काशिफ ने इस वक्त अव्वल पोजीशन हासिल की है और वज़ीर आज़म इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आपको बराह रास्त मनाज़िर दिखाते हैं। सर थैंक्स, बेसिकली आपका ही वीएन था दानिश स्कूल और इसी को क्रेडिट जाता है कि मैं ये अचीव कर पाया हूँ। और ये दानिश स्कूल मॉडल अब हम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी लेके जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हम 4 दानिश स्कूल्स का वहाँ पर हम इजरा कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में, देही इलाकों में। तो दानिश स्कूल वाकई एक लम्हा फ़ख्रिया हम सब के लिए कि बच्चे फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत उनकी बेचारों की बहुत ही पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड और बाज़ औक़ात आपकी तरह सिंगल ऑफन, डबल ऑफन, यतीम वालिदा भी नहीं है, वालिद भी नहीं है आपके, तो अल्लाह का शुक्र वाला हयात हैं, आपके ग्रैंड मदर भी हयात हैं। लेकिन दानिश स्कूल में ऐसे बच्चे और बच्चियां भी हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ना वालिद है ना वालिदा है, और सिर्फ दानिश स्कूल उनकी वालिद और वालिदा का के तौर पर नाम आता है। वहाँ पे उनको आपकी अच्छी डॉर्मेट्री है, वहाँ पे वहीं रहते हैं दानिश स्कूल में और खाना अच्छा मिलता है, बिल्कुल, यूनिफॉर्म भी, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, एवरीथिंग माशाल्लाह। इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू थैंक ऑलमाइटी कि जिसने हमें मौका दिया कि दानिश स्कूल बनाने का। और ये मैंने आइडिया लिया था उस ज़माने में, मुझे बहुत ये चीज़ पिंच करती थी कि एक तरफ एचएन कॉलेज है, वहाँ पर उसके जो आनी सुराख हैं गेट्स, वहाँ पर उमरा के बच्चों के अलावा कोई किसी का दाखिला नहीं हो सकता, गुज़र नहीं हो सकता, मासवाए तुमंदार जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और सरमायाकार हैं, मगर गरीब का बच्चा एचएन कॉलेज में सोच भी नहीं सकता। तो ये दानिश स्कूल की सोच वहीं से मैंने पर अल्हम्दुलिल्लाह इसको शर्मिंदा ताबीर किया इस ख्वाब को। सर आई थिंक दिस पोजीशन गोस टू यू सर, प्लीज सर। ये थैंक यू सर। बेटे आप जैसे होनहार बच्चे और बच्चियाँ, उन्हीं के हाथों पाकिस्तान की तरक्की की जो कुंजी है आप ही के हाथों में है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, कल ही मैंने मीटिंग की है अपने यूथ प्रोग्राम के लिए, किस तरह हम उनको ट्रेनिंग दें, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोडक्टिव, यानी जिससे कि पैदावारी जो कौम की जो सलाहियत है वो बढ़े, प्रोडक्टिव जॉब्स मुलाज़मतें किस तरह हम दे सकते हैं, किन मैदानों में उनको हम प्रमोट कर सकते हैं, ज़राअत में, आईटी में, इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ में, तो फ्रीलांसर्स तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन जो सनत व हिरफत और ज़राअत को बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए जो बासलाहियत जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, उनकी
खेप तैयार करना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो कल मैंने इसकी मीटिंग की है मैंने, तो एक हुस्न इत्तेफाक की आज आपसे मुलाकात हुई है। और बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही एक मेरी ख्वाहिश है कि ये दानिश अथॉरिटी ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर हो तो फर्दर। मैं मरीम नवाज साहब को ज़रूर मैं उनको ये आपकी रिकमेंडेशन पहुँचाऊँगा, और अच्छी सोच है, अच्छा ये आपका मशवरा है, तो इसको हम ज़रूर करना चाहिए। मैं उनको ये दोनों को कहूँगा उनको इंशाअल्लाह। और इस्लामाबाद में हमने ज़मीन तलाश कर ली, बजट में पैसे हैं दानिश स्कूलों के जो बलूचिस्तान में, और जो एक्स फाटा होता था वहाँ पर भी मैंने कहा है बनाएं दानिश स्कूल। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उनका हक है। तो ये इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से हम ये बना के देंगे, और वहाँ पर भी आप जैसे लायक फ़ायक बच्चे जिनके पास जहन अल्लाह ताला ने दिया मगर वसाइल नहीं उनके माँ बाप के पास, उनको इंशाल्लाह बच्चों और बच्चियों को दाखिला मिलेगा। आप तो कुछ कहेंगे बेटा, आप कुछ कहेंगी? सर थैंक यू सर, आप बहुत खुश हैं? बहुत ज़्यादा, बस एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स मैं जो फील कर रही हूँ। और माशाल्लाह जो कल से मैं इस बेटे की वजह से और दानिश स्पेशली दानिश स्कूल की वजह से ये मौका मिला है मेरे बेटे को भी। माशाल्लाह स्टाफ वहाँ का, और मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ, एक वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उनकी फैकल्टी सब दानिश स्कूल की। टीचर्स का मैंने ये इंतज़ाम किया था, उनको हमने मार्केट सैलरीज दी थी। बड़ा एहतजाज हुआ दूसरे स्कूलों से कि जी देखिए इनको आप ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये अगर एचएन कॉलेज में और ग्रामर स्कूलों में और लॉरेंस कॉलेज में और कॉन्वेंट्स में और आजकल जो प्राइवेट जो स्कूल्स बन गए हैं, इतनी महंगी फ़ीसें, इतनी महंगी वहाँ पर अखराजात हैं उन स्कूलों में, तो वो उनके वालिदैन तो बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके पास बेपनाह वसाइल उनके पास हैं। तो इस कौम के वो बच्चे और बच्चियाँ जो शायद उनसे भी ज़हीन और फ़तीन हैं, उनके पास सिर्फ उनका ये कसूर कि उनके पास माली वसाइल नहीं। ये तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अगर इसकी बिना पर उनको इन बच्चों को तालीम नहीं मिलती तो ये किसी का कसूर नहीं है बल्कि निज़ाम का और स्टेट का। तो इसलिए मैंने दानिश स्कूलों में जो फिर वो मुझे याद है कि उन इलाकों के टीचर्स ख़वातीन और मर्द टीचर्स आए जो कि बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर दूसरे जगहों में काम कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने इंटरव्यूज़ में ख़ुद बताया कि चीफ मिनिस्टर मैं फ़लाँ जगह, एक ने मुझे कहा कि मैं अमेरिकन एम्बेसी में लाइब्रेरियन हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा तनख्वाह छोड़ के कम तनख्वाह पे इसलिए आई हूँ कि ये भावलपुर मेरा इलाका है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं अपने बच्चों और बच्चियों को आके पढ़ाऊँ। वो जो ओनरशिप जो थी उसका उन्होंने इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी एक खिदमत है कौम की। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आपकी विजन, आपकी सोच is finally materializing in the most appropriate and befitting manner, sir. बड़ी अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि मरीम नवाज साहब इस विजन को और आगे बढ़ा रही हैं। तो इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग थिंग कि वो उसको प्रमोट कर रही हैं। आपकी हौसला अफजाई के लिए ये 10 लाख का चेक आपके लिए है। थैंक यू सो मच। ये लैपटॉप थैंक यू बेटा, बस इसी तरह मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो और कौम के अजीम मेमार बनो इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल के अयान काशिफ से मुलाकात की जिन्होंने इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की है। वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप भी वज़ीर आज़म ने पेश किया है। स्टूडेंट का अयान काशिफ का ये कहना था कि दानिश स्कूल जैसे विज़न पर मैं आपका मशकूर हूँ, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि बलूचिस्तान में भी 4 दानिश स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। अयान काशिफ ने भी दानिश स्कूल सिस्टम की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि इसको यूनिवर्सिटी लेवल पर भी बढ़ाने
की ज़रूरत है। एक रिकमेंडेशन उनकी जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी दी गई है। एक बार फिर से बात करेंगे, डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। डॉक्टर साहिबा, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि अगर पढ़ी लिखी और वर्किंग वुमेन तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, तो फिर जो आम घरेलू ख़वातीन हैं वो किस अज़ियत व कर्ब से गुजर रही होंगी जिनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है अपने राइट्स को लेकर? देखिए, राइट्स को लेके अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं है, मगर आपकी सोसाइटी जो है वो जब आप वायलेंस को, आपको पता है कि आप मेन एंगर जो है, इन आदमियों का जब वायलेंस और एंगर है उसको आप सोशली रीइंफोर्स करते हैं। मसलन आदमी के गुस्से को माइंड नहीं किया जाता, ना घरों में ना बाहर। हाँ, ऑफिस में अब थोड़ा सा कर्व करना शुरू हो गया, थोड़ा सा उसके ऊपर बात होना शुरू हो गई कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन नॉर्मली जब घरों में उनको ये तो ऐसे ही करता है, तुम्हें पता तो है इसका मिजाज ऐसे ही होता है, तुम इससे बात ना किया करो उस वक्त जब इसका गुस्सा आया होता है। दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस आर वेरी वेरी कॉमन एट होम। यानी लड़का ये नहीं है कि वो आज अब शोहर बना तो इन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो उससे पहले अपनी बहनों पे इन्फ्लिक्ट करता है, वो उससे पहले वो अपने छोटे बहन भाइयों पे इन्फ्लिक्ट करता होगा अपना एंगर जो है। तो बहुत सारे टाइम पे सारा कुछ कर रहा होगा, मगर उन साइंस को हम सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि जी ये तो लड़का है या ये लड़के ऐसे ही करते होते हैं। सो एक्चुअली जो चीज हमें समझने की जरूरत है कि सोसाइटी में ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है इसको एक्चुअली हमें रीशेप करने की जरूरत है और इसके ऊपर बात करने की जरूरत है कि एंगर या वायलेंस आदमी करे या औरत करे, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और इसको घरों से जब हम ये बात करें कि घरों में एग्जैक्टली जब हम घरों में बैठे हुए बात कर रहे हैं कि जी घर में जब आप ये बात करते हैं कि जी ये तो ऐसे ही करता है, तो दैट्स द मोमेंट जहाँ पे आपको ये रोकने की जरूरत है कि ऐसे करता था, अब नहीं हो सकता ये, या आपको ये इस तरह के बिहेवियर जो नहीं शो करने। आपको अपने बच्चे को जो लड़का है खास तौर पर इसको शुरू से ही चीजें ट्रेन करनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और इसमें हम फिर ये भी देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे मर्द हजरात हैं वो भी खवातीन पर तशद्दुद करने में मुलव्विस पाए जा रहे हैं। तो आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फैमिलीज हैं, जो माँ बाप हैं, उन्हें भी बच्चों की, खास तौर पर जो लड़के हैं उनकी तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि औरतों की इज्जत का वो ख्याल रखें। नॉट ओनली इज्जत, जो एक्चुअली बेसिक राइट्स हैं और वो उनका खास तौर पे ख्याल जो है वो रखने की जरूरत है। और हमें एक बड़े लेवल के ऊपर जो है इस चीज को कंडेम करने की जरूरत है कि ये जो चीजें हो रही हैं। और फिर आपने देखा होगा कि लड़कियां जो चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो घरों में रहने वाली हो, चाहे वो जॉब करती हैं या नहीं करती, एक बड़ा कॉमन जो है ना वो एक चीज होती है जी, आप इग्नोर करते रहते हैं। आप एक दफा आपको मार पड़ गई, आपने इग्नोर कर दिया, 2 दफा इग्नोर कर दिया, तीसरी दफा जब तक आप बात करते हैं तो कोई बंदा आपको उस तरह से नहीं, अब यानी आप एक ये नहीं कहते कि स्टॉप इट नाउ, आपकी फैमिली भी ये बात नहीं करती, आप निगोशिएशंस के ऊपर चले जाते हैं कि आप निगोशिएट कर लें, समझा दें, ये कर लें, वो कर लें, जो कि अगर आपकी बेटी की जिंदगी इस चीज में चली जाती है तो फिर देन हु इज आंसरेबल बेसिकली। और बहुत सारे टाइम पे हमने देखा है कि वायलेंस करते करते औरतों की जिंदगियां जो है वो खत्म हो जाती है, उनकी आंखें निकल जाती है, उनकी बॉडी जो है मास्टार हो जाती है, बहुत कुछ होता है बेसिकली इस वायलेंस के अंडर जो है। तो इसको हमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें इसको नो कहने की जरूरत है और एज ए सोसाइटी हमें इसके अगेंस्ट खड़े होने की जरूरत है। बिकॉज ये किसी एक औरत का मसला नहीं है, हम 54% है पाकिस्तान में औरतें, 54% है। थिंक ऑफ इट, 54% औरतों का मसला है, 46% आदमी जो हैं वो इतनी बड़ी सेट ऑफ पॉपुलेशन को इस तरह से नहीं डील कर सकते कि जी आप जब चाहें उन पे हाथ उठाएं, जब चाहें उनको वर्बल अब्यूज करें। और सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं होता, वर्बल अब्यूज होता है, साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है लोगों के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर खास तौर पे। एंड देन जो है हम ये देखते हैं कि इमोशनल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है, एहसानात बहुत ज्यादा चढ़ाए जाते हैं कि जी हम आपको बीवियां बना के अपने घर लेके आए हो, हम आप पे खर्चे करते हैं। दिस इज आल्सो कंसीडर एज अब्यूज कि आपने अगर बीवी, डॉक्टर साहब बीइंग अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट, आप फिर क्या समझती हैं तशद्दुद करते वक्त फिर जो मर्द हजरात हैं, आखिर उनकी फिर कौन सी ऐसी नफ्सियात होती हैं जो फिर उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उससे उनके घर का माहौल भी खराब होता है, अगर उनके बच्चे भी हैं तो वो भी उसका असर लेते हैं, वो भी उस ट्रॉमे से गुजरते हैं कि उनकी माँ के साथ क्या सलूक किया गया। बिल्कुल गुजरते हैं और बहुत बुरा गुजरते हैं। मैं हर रोज इस तरह की क्लाइंट्स जो है अपने क्लिनिक पे देख रही होती हैं जो आके रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अम्मा अब्बा इस तरह से लड़ते थे, अब हमसे चीजें खुद भी नहीं डील हो पा रही। बच्चों के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा जो है वो होता है। इनफैक्ट होता ये है कि औरतें खुद भी जो है वो शुरू के वायलेंस को जो इस तरह से बहुत सख्ती से और बहुत उसके लिए स्टैंड नहीं लेती कि ये चीज जो है वो नहीं हो सकती, आप मुझे नहीं मार सकते या मुझे अब्यूज नहीं कर सकते, किसी भी तरह का अब्यूज जो है वो नहीं हो सकता। शुरू में जब आप एक्सेप्ट करते रहते हैं और फिर सम टाइम जो यानी
आउट ऑफ लव जो चीजें कर रहे होते हैं ना कि जी अगले बंदे को छोड़ना या उसके साथ निगोशिएट करना या उसके साथ बड़ा असर्टिव होना कि जी ये चीजें नहीं एक्सेप्टेबल, वो भी नहीं फीमेल्स कर रही होती, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप के उसमें लेके चल रही होती है, खुद ही जस्टिफिकेशन क्रिएट कर रही होती है। हो सकता है कि जी अभी उसका मूड खराब होगा, मैंने भी तो ये बात की थी, यानी इस तरह की जस्टिफिकेशन की अपनी तरफ से भी आ रही होती है। सम टाइम एंगर जो है खास तौर पे ये एक नेगेटिव इमोशन है, ये नेगेटिव एनर्जी से वॉक कर देता है आपके अंदर। और कुछ लोग जिनका अपनी इम्पल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जो अपने यानी जिनको जो भी बात दिमाग में आ गई उसको फौरन करने की आदत होती है, तो उनका एंगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो आउटबर्स्ट कर जाते हैं। और उसमें सिर्फ कोर्स वो सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं होता कि आप वर्बल अब्यूज करें, वो फिजिकल अब्यूज तक भी जाता है। तो ये इम्पल्स कंट्रोल जो है बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको आपको कंट्रोल करने और जिससे आपको काम करने की और इसको मैनेज करने की जो है वो जरूरत है। एंड ऑन द लार्जर स्केल द होल सोसाइटी नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज स्टॉप सेइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स के जी आदमियों को तो गुस्सा आता ही है, आदमी ऐसे होते हैं, गॉड से इस तरह के स्टेटमेंट्स लार्जेस्ट। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, हरासमेंट की जा रही है, रोज बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं, तो हरासमेंट का शिकार ये जो खवातीन हैं ये फिर किन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती हैं? बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो शुरू हो जाते हैं, दे कैन नॉट ट्रस्ट एनीमोर, उनका अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होना शुरू हो जाता है, उनको फ्लैशबैक्स जो है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है उनको। इसके अलावा वो डिप्रेशन में जा सकती हैं, वो बहुत ज्यादा स्वेयर किस्म ऑफ या फोबिया से मुब्तला हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो फेस कर सकती हैं, और मे बी वो दोबारा अपना वो कॉन्फिडेंस ही कभी गेन ना कर पाएं कि वो नॉर्मली जिंदगी की तरफ जो है मूव करना शुरू करें और लोगों पर ट्रस्ट कर सकेंगे, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकें। बहुत सारे साइकोलॉजिकल और स्वेयर किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फीमेल्स और बच्चे जिनके सामने उनकी माओ को मारा जाता है या अब्यूज किया जाता है, वो इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ठीक है, और फिर आपके पास तो इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं, आपने क्या देखा है ख़वातीन को इन तमाम नफ्सियाती मसाइल से निकलने में कितना वक्त लग जाता है, किस तरह से वो एक जो रिहैब का प्रोसेस है वो किस तरह से फिर कंप्लीट होता है? बहुत टाइम लगता है, सम टाइम्स तो सालों भी लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजों को रिकवर करते हुए। और सम टाइम्स जो है फीमेल जब अपनी भी, क्योंकि इंसान की अपनी भी मिस्टेक्स होती हैं, वायलेंस को इस लेवल तक लेके जाने के लिए, बिहेवियर्स को इतना ज्यादा रीइंफोर्स करने के लिए इंसान खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, यानी औरतें खुद भी जिम्मेदार होती हैं। सो यूजुअली जब हम जो है वो और वो जिम्मेदार इस तरह से होती हैं कि उन्होंने उस तरह से उसको रोका नहीं होता या उस तरह से उनको मना नहीं होता या किसी बड़े को उस तरह से फौरन इन्वॉल्व नहीं किया होता कि जी ये चीज हो रही है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो जो उनको फौरन स्टेप्स लेने होते हैं। तो हम उनको शुरू में तो काउंसलिंग वगैरह करके उनके ट्रॉमा से उनको निकालने की कोशिश की जाती है और अल्टीमेटली उनको ये भी आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की जाती है कि कहीं वहाँ वो खुद भी मिस्टेकन थी, उनसे अपनी भी गलतियां हुई और उन्होंने अपने आप को लुक आफ्टर नहीं किया या अपनी सेल्फ को पीछे छोड़ा है और बहुत सारे और चीजों को जो उन्होंने आगे रखा है। इस तरह की चीजें जो है वो उनको सिखाई जाती हैं और इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 6 months और इवन मोर देन दैट कि आप इस तरह के किसी ट्रॉमा से जो है वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहिबा आप किस तरह से देखती हैं हमारे माशरे में जब हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी लोग रह रहे हैं और वहाँ पर भी इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात होते हैं और अगर किसी की बहू पर भी तशद्दुद हो रहा है तो सास को भी उस चीज़ का इल्म होता है, ससुर को भी इल्म होता है, तो वो सास भी एक खातून है, तो फिर ख़वातीन ही हम देख रहे हैं कि वो तरबियत ठीक से नहीं कर पा रही हैं अपने बच्चों की। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगी कि एक्चुअली जो है वो तरबियत, क्योंकि इसका खास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो औरतों के ऊपर आती है और औरतें जो हैं जब अपने बेटों की तरबियत कर रही होती हैं तो हमारी सोसाइटी का डायलेमा ये है कि हमने आज तक औरत की तरबियत के ऊपर बहुत फोकस किया, औरत की तरबियत होनी चाहिए औरत, बट वी डिड नॉट फोकस ऑन द जिसको आप कहेंगे कि अपने बेटे की तरबियत के ऊपर हमने फोकस नहीं किया हुआ। हम उसके बिहेवियर्स को जो है ना उस तरह से एड्रेस करते हैं, ना ही उस तरह से उसके ऊपर फोकस करते हैं, जिसका रीजन जो ये होता है कि उनको ट्रेनिंग ही नहीं हो पाती उनकी कि उन्होंने किस तरह औरतों के साथ जो है वो डील करना है और अल्टीमेटली जो है वो इस तरह के अब्यूजेस हमें नजर आते हैं। तो माँ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बेटे को भी बिल्कुल उसी तरह से ट्रेन करे जिस तरह से वो अपनी बेटी की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किए हुए है, जिस तरह से ट्रेन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। और ऑफ कोर्स मदर्स ही होती हैं जो कि यूजुअली ये जो स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ कि जी तुम्हारा भाई है ना, देखो तुम्हें पता ही है तुम्हारा बड़ा भाई, इस तरह के रवैये हो जाते हैं, उसको गुस्सा आ जाता है, तो मैं समझाया उससे बात ना किया करो उसके साथ। ये अच्छी तो खवातीन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत भी ठीक करें और वो खवातीन जिन पर तशद्दुद या हरासमेंट की जा रही है उनको भी इस चीज को यकीनी
नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत से मुतालिक, और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। यह ना सिर्फ आपके मिजाज पर खुशगवार असरात डालती है, बल्कि हमारी आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के बन जाते हैं वो भी पैदा नहीं होने देती। मुनासिब दौरानिए तक सोना वज़न, जहन और दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन साबित होता है। लेकिन अगर आप मुकम्मल और पुरसुकून नींद लेने से कासिर हैं तो आपको बहुत से तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हत्ता कि बाज़ दिमागी मसाइल जैसे कि चिड़चिड़ापन भी है वो भी लाहक हो सकता है, और नींद न आने की मुख्तलिफ वजूहात भी होती हैं और उसके असरात भी एक जैसे नहीं होते। लेकिन नींद की कमी के अलामात को आसानी के साथ घरेलू और कुदरती इलाज की मदद से भी ख़त्म किया जा सकता है। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हकीम इदरीस खान ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से फिर नींद लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है? देखिए, दो तरह की वजूहात होती हैं नींद डिस्टर्ब होने की वजह से। एक तो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि हम जहाँ सो रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आपको नींद आ सके। टेम्परेचर का इशू हो सकता है, कोई स्मेल हो सकती है, आपका बिस्तर कंफर्टेबल नहीं है, आपकी लाइट कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आप किसी नई जगह पे हैं, किसी ज़हनी स्ट्रेस में हैं। ये तो एक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपको सही से सोने नहीं देते। या आपको कोई टेंशन है कि सुबह आपने कहीं जल्दी उठना है तो आपको नींद नहीं आएगी, इस तरह से कुछ फिर पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इंसान की नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है। अगर तो एक हफ्ते के अंदर आपके नींद का मसला है कि आपको एक आध दिन या 2 दिन नींद नहीं सही आ रही, तो ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि आप कोई गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, या लड़ाई ज़्यादा हुई है, या किसी कोई टेंशन है, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई रिलेशनशिप का इशू है, या कोई भी इस तरह का इशू हो सकता है। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर जाता है ना एक हफ्ते से ज़्यादा, तो फिर ये मेडिकल डिजीज़ होती है जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। ये इंसोम्निया का वो पेशेंट शिकार होता है और उसकी वजह से फिर उसको मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका इलाज फिर किस तरह से किया जाए? कोई आसान रेमेडी जो हो जो लोग घर में खुद से भी ट्राई कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर पर जाने का कॉन्सेप्ट हमारा तब है जब बिल्कुल एंड हो जाता है, जब हमारे बस में कुछ नहीं रहता। जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले तो एक हफ्ता आपने इसको देखना है कि ये क्या वजूहात क्या हो रही हैं, हम क्यों इस कंडीशन का शिकार हो रहे हैं, उसमें हम इसको कैसे, जो अपनी तरफ से आपको समझ आ रही है कि मेरे इस फैक्टर की वजह से मुझे रात नींद नहीं आई, आप उस फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं। आप अपने सोने का जो इन्वायरमेंट है उसको कंफर्टेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना आप रूम की जो लाइट है वो आप डार्क करते हैं। जितनी आप डार्क लाइट करते हैं उतनी नींद आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी वजह से नींद कम आ रही है और आपके लाइट का इशू है, तो अगर आप डिम लाइट रखना चाह रहे हैं कमरे में तो उसमें ब्लू लाइट रखें। ब्लू लाइट जो होती है वो जो हार्मोन हमारा नींद को लाता है, जो नींद का रेगुलेट करता है, उसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें ब्लू लाइट रिक्वायर्ड होती है। अगर हम डार्क ब्लू और डिम लाइट में ब्लू लाइट रखते हैं तो उससे हमारी नींद जो है वो बेहतर होती है। इसके अलावा जो है आप रूम में खुशबू लगा सकते हैं। वो खुशबू एक अच्छी जो आपको प्लेजेंट लगती हो वो भी आपकी नींद आने की सबब बन सकती है। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन टिप होती है, या हमारे यहाँ ये जो गलत कंसेप्ट है वो ये कि हम रात का खाना लेट खाते हैं और पेट भर के खाते हैं। वो उस वक्त जो डाइजेशन होती है वो ज़्यादा फास्ट हो रही होती है, क्योंकि आपने हैवी डिनर किया होता है, तो वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। अगर आप अच्छी नींद लेना चाह रहे हैं तो रात को जल्दी खाना खाएँ और कम खाना खाएँ। ये बड़ी अहम टिप होती है उसके दौरान आपकी अगर नींद डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा आप रूम का टेम्परेचर, अगर सख्त गर्मी है तो उस हिसाब से एसी हीटर का जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो लाजमी करें। अगर हम अब डाइट की तरफ आते हैं या फूड की तरफ आते हैं, क्योंकि एक हफ्ते तक आपने अपनी रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाना होगा। तो उसमें आप जो मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन है जो इन्हांस करती हैं फूड्स, उसमें अगर हम जाएँ तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो गर्म दूध है। अगर आप रात सोते वक्त गर्म दूध पीते हैं तो वो आपको नींद जो है वो बेहतर करता है और डीप स्लीप और गहरी नींद आपको ला के देता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा थके हुए हैं और आपको लग रहा है कि जो है बॉडी टूट फूट का शिकार हो रही है या तबीयत की बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही, तो आप उस गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी जो है वो ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे तो वो आपकी बॉडी की जो पेन्स होंगी उनको भी रिलीफ करेगी और उससे भी गहरी नींद आएगी।
लगातार अगर कुछ अरसा नींद नहीं आ रही तो उसकी एक जो वजूहात जो तिब्ब यूनानी में बताई जाती है वो दिमाग की खुश्की या जिस्मानी खुश्की को भी कहा जाता है। ठीक है। उसमें आप रोगन बादाम या ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, इनमें से कोई तेल दूध में मिला के रात सोते वक्त पी सकते हैं, जिससे आपकी नींद जो है वो बेहतर हो। अगर नींद बेहतर नहीं होती तो उसके ऊपर कुछ आपने रोशनी डाली है, कुछ ये है कि हमारी नींद आना ज़रूरी क्यों है या नींद कितनी ज़रूरी है। जो हमारा यंग है, अडल्ट है, मतलब 20+ में है, उसको 7 से 9 घंटे नींद ज़रूरी है। ठीक है। गर्मियों में एक मसला ये होता है कि रातें छोटी हो जाती हैं, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा इशू है ये हमारी स्क्रीन का, कि हम रात तक हम अपना स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, स्पेशली जब हम रात को लेटते हैं तो फिर हम स्क्रोलिंग करने के बाद, सब देखने के बाद फिर सोते हैं। स्क्रोलिंग और डिफरेंट रील्स और ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर वो अब काफ़ी देर उसमें इंटरेस्ट लेते रहते हैं। तो वो कुछ लोगों को फ़न में इंटरेस्ट होता है, कुछ को न्यूज़ में, स्पोर्ट्स में, कुकिंग में, जिस भी चीज़ में किसी का इंटरेस्ट होता है वो लेट नाइट तक उसको देखता रहता है और उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब रात के 12-1 बजे है। तो हमारे बॉडी के अंदर ना एक साइकिल होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्केडियन रिदम। वो बॉडी को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है इंटरनल के साथ कोलैबोरेट कर रहा होता है कि अब रात का टाइम हो रहा है, अब दिन का टाइम हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की प्रोडक्शन का भी टाइम होता है। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो रात के टाइम प्रोड्यूस होते हैं, कुछ दिन के टाइम प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जब रात को जो आपका मेलाटोनिन प्रोड्यूस हुआ है, जिसने आपको डीप स्लीप देनी है, और स्लीप देने के बाद उसके बहुत सारे काम हैं, उसने आपकी मेमोरीज जो सारा दिन की है उनको ऑर्गेनाइज करना है, आपकी मेमोरी एडजस्ट करनी है, उसके अलावा उसने आपके ब्रेन के जो टिश्यू हैं उनको रिपेयर करना है, और फिर आपकी पूरी बॉडी को रिफ्रेश करना है ताकि आप दोबारा एक तैयार हो सकें अगले दिन के लिए। लेकिन जब आप वो देर तक जागते रहते हैं तो आपका हार्मोन्स लेवल जो है वो वेस्ट होता रहता है। ठीक है। तो फिर आप लेट सोते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो रिफ्रेश नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ये देखना है कि आपको नींद आई है कि नहीं आई, तो आप ये देखें कि आप सुबह उठते ही भूखे महसूस हो रहे हैं कि नहीं। उसका काम ये भी होता है कि सारी रात में आपका मैदा खाली करना, आपको जो कुछ खाया पिया था वो डाइजेस्ट करवाना, और सुबह दोबारा आप उठें तो आपको शदीद किस्म की भूख महसूस हो रही हो। इसका मतलब ये है कि आपने जो रात नींद ली है वो गहरी ली है और अब आप तैयार हैं। अब आप ये देखें कि हमारे घरों में कई लोग जो ऑफिस गोइंग हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो सुबह नाश्ता क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसे नौजिया सा फील होता है उन्हें। नौजिया सा फील होता है क्योंकि रात को जो मेलाटोनिन था वो हमने लूज कर लिया टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए। तो अब वो रात को डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हुई। डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से फिर उनकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल था वो भी मेंटेन नहीं रहता। सुबह नाश्ता नहीं करते, उससे फिर मैदा खराब होता है। नेक्स्ट डे से फिर उनकी जो रूटीन है वो फिर खराब होना शुरू हो जाती है। वो तो रूटीन फिर ज्यादा आगे चली जाती है। और एक बात मैं आपको और यहाँ क्लियर कर दूं आपके थ्रू नाजरीन तक भी, कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है। सिर्फ आप ये ना देखें कि आंखों के गिर्द हल्का पड़ गया तो ये मसला है। ये तो एक इंडिकेशन देती है हमें नेचर कि आप किसी बीमारी की तरफ जा रहे हैं। ये एक इंडिकेशन है। इससे पीछे जो बैकग्राउंड इश्यूज चल रहे होते हैं, इवन अगर आपका नींद पूरी नहीं होती तो आप किसी बड़ी क्रोनिक डिजीज में मुब्तला हो सकते हैं। आप ब्रेन ट्यूमर्स तक जा सकते हैं, आप बहुत बड़ी जो है वो मेडिकल कंडीशंस में सफ़र कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज लोगों को स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम जॉब सेक्टर के लोगों की बात करें, बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, मालिकान की तरफ से भी हैं, तो वो अगले दिन का वो प्लान करते करते रात को उनके ज़हन में वही ख्यालात चल रहे होते हैं जो उनकी नींद को भी डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये आज का बहुत कॉमन सवाल है, लेकिन मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि आप रात को एज सुन एज पॉसिबल सो जाएं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के प्लान करें। उसमें आपकी ब्रेन कैपेबिलिटी भी बेहतर होगी। वो शबाज शरीफ भी शेर पढ़ते हैं ना कि मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। जिन्हें सुबह ज्यादा काम करना होता है वो सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है। सुबह आप अजान टाइम उठें या तहज्जुद टाइम उठें, आप रात को नींद अपनी पूरी करें, टाइम से सो जाएं। सुबह जब उठते हैं आपका माइंड रिफ्रेश होता है। जो प्लानिंग ये जो आपने इश्यूज रात देर तक 2 घंटे में सॉर्ट आउट करने हैं वो सुबह आप आधे घंटे में कर लेंगे। ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ भी स्टूडेंट्स को ये ताकीद की जाती है कि अगर आप अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं, आप ज्यादा अच्छी रीडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, आपका ब्रेन के टिश्यू रिपेयर हो चुके होंगे, आपकी ब्रेन की एनर्जी रिस्टोर हो चुकी होगी, आपकी मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ चुकी होगी। आप सुबह उठ के जब अपनी प्लानिंग करेंगे तो वो आप जो आपने रात 2 घंटे में काम करना था 15 मिनट में, बिल्कुल जो निजाम कुदरत ने बनाया, अगर हम उस हिसाब से चलेंगे तो फिर सब ठीक रहेगा।
रहेगा। अच्छा, दोपहर को सोना आपको लगता है कि वो ज़रूरी है या कभी कभी नैप ले लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। उसमें ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो रिफ्रेश होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं और आप वर्किंग करते हैं। फिर ये जो हमारा टाइम होता है दोपहर 2-1-2 बजे तक, जब हम एक 5-4 घंटे 6 घंटे काम कर लेते हैं तो बॉडी को दोबारा रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है। तो उसमें नैप लेना जो है वो बड़ा अच्छा होता है। आप चाहे 15 मिनट के लिए भी लेते हैं तो दोबारा से एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर बाकी जो डे बच जाता है उसकी वर्किंग के लिए आप रेडी। अच्छा, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा गाइड कर दें जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और फिर उनको वो एक जो टाइम डिफरेंस, टाइम जोन चेंज है, कभी किसी मुल्क में जा रहे हैं कभी किसी मुल्क में जा रहे हैं, वो अपना स्लीपिंग साइकिल जो है वो किस तरह से मेंटेन करें? देखिए, कुदरत ने ना एक चीज़ रखी है बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी अडॉप्टेबिलिटी बहुत करती है। आप मतलब गर्म तरीन इलाके में चले जाएंगे तो वहाँ अडॉप्टेबल हो जाएंगे, आप सर्द तरीन इलाके में चले जाएंगे वहाँ अडॉप्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। आप बिल्कुल लेजी हो तो उस तरह की लाइफस्टाइल भी अपना सकते हैं। आप बिल्कुल हार्ड वर्किंग हो जाएं, सख्त वजन उठाना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी वो उठाना शुरू कर देगी। बॉडी में अडॉप्टेबिलिटी है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह एक तो आपने कहा कि टाइम जोन चेंज होता है, उसके अलावा ऐसे लोग जो नाइट ड्यूटीज करते हैं, सारी रात उन्होंने जागना, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब कुछ एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप एक सिचुएशन से गुजरते हैं तो आपकी बॉडी फिर उस सिस्टम के साथ एडजस्ट हो जाती है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसको रेगुलर करें। ठीक हो गया, ताकि वो उससे एडजस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकीम इदरीस खान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।